हेलो गाइस। आज हमारा सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का नया टॉपिक जीएसटी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो जाके देख सकते हैं। जीएसटी में सबसे पहले हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जो दो सेक्शन में बताता है, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 हमें बताता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई का मीनिंग क्या है और उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ तक उसका स्कोप जाता है और क्या उसका मीनिंग है वो बताता है। एंड सेक्शन 8 हमको बताता है टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लायर्स, यानी कि एक होती है कंपोजिट सप्लाईज, एक होता है मिक्स सप्लाईज। हम अभी आगे देखेंगे क्या होता है, सेक्शन 8 भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमें 3 शेड्यूल भी पढ़ने हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। इन सब के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो चलिए सेक्शन 7 शुरू करते हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 में 3 पॉइंट्स है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। एंड एक सेक्शन और है, सबसेक्शन 1 डबल ए। वन के अंदर मतलब 3 सेक्शन है वन के अंदर, 1 ए, 1 बी, 1 सी एंड 1 डबल ए भी है। ठीक है, सेक्शन 7 1 ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 हमको बताता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाईज। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए में हमने बताया कि सप्लाईज में इंक्लूडेड क्या क्या है, सप्लाई का होता क्या है मीनिंग, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है हमें सबसे पहले वो बताया है। उसने ये बताया कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसने बोला कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या फिर दोनों, वो सप्लाई में इंक्लूड होंगी। कोई भी गुड्स हो गया, मान लो लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया। सर्विसेज में हो गई, जैसे कि सीए जो हम बनेंगे तब हम देते हैं कंसल्टेंसी सर्विस, वो हो गई, है ना। एंड टीचिंग सर्विस हो गई, ये सब होते हैं सर्विसेज में। ये सब सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने एग्जांपल बताए, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, सब कुछ कवर होगा। सेल हो गया, नॉर्मल सेल क्या होती है। ट्रांसफ़र हो गया कि मैंने अपना गुड्स तुमको ट्रांसफ़र कर दिया, तुमको दे दिया, तुमको सेल कर दिया। या तुमको बार्टर कर दिया। बार्टर होता है कि दो जनों के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स, एक गुड के रिस्पेक्ट में दूसरा गुड दिया जाता है। जैसे कि मान लो आप मुझे एक पुराना फ़ोन दो, बदले में मैं आपको एक एक वॉच दूँ, ये बार्टर होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज हो गया कि मैंने आपको, हम दोनों ने गुड्स एक्सचेंज कर लिए। लाइसेंस हो गया कि मैंने आपको एक लाइसेंस दिया है कि आप ये सामान बेच सकते हो। ठीक है, मोस्टली फ्रेंचाइजीज में होता है लाइसेंस सिस्टम। ठीक है, और रेंटल हो गया कि मेरा कोई हाउस है वो आपने रेंट में ले लिया। ठीक है, ये सब होता है। लीज हो गया कि लैंड है, उसको आप, मेरी लैंड है एक, ठीक है, उसको आपने लीज पे ले लिया 100 ईयर्स की या 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया, वो है। ये सब सप्लाईज में इंक्लूडेड है। ठीक है, एक कंडीशन और इसने बोली है कि जो भी हमने ऊपर सप्लाई में इंक्लूड करा है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। यानी कि इसने बोला एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कुछ सेल कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, है ना। या तो मेरे को मनी चाहिए, या कुछ आप इन काइंड दे दो, जिसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं, आप वो कर सकते हो, लेकिन कंसिडरेशन होना ज़रूरी है ना। कंसिडरेशन अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला पॉइंट कंप्लीट होते हैं मैं कंसिडरेशन समझाता हूँ आपको। और अब देखते हैं, उसके बाद इसने बोला है कि इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हम करेंगे काम, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, पर्सनल पर्सपेक्टिव में नहीं होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरे को वो बेचना है। अगर मेरा बिजनेस का लैपटॉप है वो, और बिजनेस के थ्रू मैं बेच रहा हूँ, चाहे तो वो इन कोर्स है, यानी कि मेरा बिजनेस है लैपटॉप बेचने का, तो वो मैं बेचूंगा तो सप्लाई माना जाएगा। दूसरा, मेरे लैपटॉप है बिज़नेस का, मैं बिज़नेस यूज़ में लेता हूँ, एंड मेरा कोई बिज़नेस है, मान लो शूज़ बेचने का बिज़नेस है, एंड मैंने वहाँ पे लैपटॉप यूज़ करता हूँ फॉर बिलिंग एंड फॉर ऑल कंप्यूटर सर्विसेज, है ना। मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, वो लैपटॉप मेरे को बेचना है, तो वो भी बिज़नेस के थ्रू बेचूँगा मैं, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। बट अगर मेरा पर्सनल लैपटॉप है और उसको मैं अगर बेचूँगा, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इन्होंने ये बताया है। सप्लाई में एक तो इन्होंने इंक्लूड कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज बोथ,
या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज या बोथ, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन होना ज़रूरी है एंड वो बिज़नेस के थ्रू होना चाहिए, यानी कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिज़नेस होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होता है कोई भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या तो मनी के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में, उसको हम कंसिडर मानेंगे। ये यानी कि अगर मान लो मेरे एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, उसके अगेंस्ट अगर तुम मेरे को मनी दे दो तो वो भी कंसिडरेशन है। या फिर लैपटॉप बेच रहा हूँ उसके बदले तुम मेरे को एक आईफोन दे दो, अगर तुम मेरे को लैपटॉप के अगेंस्ट आईफोन दे दो तो उसको काइंड बोला जाएगा, ठीक है, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। इस वाले में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड हैं एंड इसमें अगर कंसिडरेशन अगर कोई रेसिपिएंट दे रहा है या कोई और भी दे रहा है, दोनों कंसिडर्ड है। मान के चलो लैपटॉप मैंने आपको बेचा, आपने ही मेरे को पैसे दे दिए, तो वो भी कंसिडरेशन है। लेकिन इसमें अगर आपके किसी रिलेटिव ने, आपके किसी जानने वाले ने आपके बिहाफ पे मेरे को पेमेंट कर दी, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी, वो नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन। मान के चलो मैंने अपना लैपटॉप 1 लाख में बेचा, ओके। अब 1 लाख में आपने मेरे को पेमेंट करी 70,000, 30,000 गवर्नमेंट ने मेरे को सब्सिडी दे दी, तो केवल 70,000 ही कंसिडरेशन माना जाएगा, 30,000 नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में भी इन्होंने सेम ही बोला है कि कोई भी मॉनेटरी वैल्यू अगर कंसिडर करी जाएगी तो उसको भी कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर रेसिपिएंट दे या कोई और दे वो भी माना जाएगा, लेकिन सब्सिडी देती है अगर गवर्नमेंट तो वो नहीं माना जाएगा। सिमिलर पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। जो इन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। हाउएवर आर डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि अगर मैं इस वाले पॉइंट में मैं पहले समझा देता हूँ फिर रीड कर दूंगा। इन्होंने बोला है कि अगर मान लो आपने कोई डिपॉजिट करा, सर्विस या गुड्स जो भी आप ले रहे हो उसी के लिए, उसी के रिस्पेक्ट में, उसको कंसिडरेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक सप्लायर जो है उसको, सप्लायर खुद ही कंसिडरेशन ना कंसिडर कर ले। इसका मैं एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि मान के चलिए आपने एक एयरटेल में अपना न्यू सिम लिया, ठीक है। अब उसके लिए आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करी होगी, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपने उसी सर्विस के लिए करी होगी जो सिम की सर्विस है, एयरटेल की, है ना। लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको यूज़ नहीं कर रही है कंपनी, एयरटेल कंपनी। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसकी सर्विस, एयरटेल की सर्विस ख़त्म करना चाह रहे हैं एंड जो फाइनल ड्यू है अमाउंट, वो आपने पेमेंट नहीं करी, ठीक है। अब आपने वो तो दे रखी है सिक्योरिटी। अगर सप्लायर ने यानी एयरटेल कंपनी ने वो सिक्योरिटी यूज़ करके आपकी जो अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट थी वो एडजस्ट करी है, तब उसको कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि सप्लायर ने उसको कंसिडरेशन माना है तब जाके। स्टार्टिंग में सप्लायर ने कंसिडरेशन नहीं मांगा तो उस केस में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट सिक्योरिटी अमाउंट को कंसिडरेशन नहीं माना जाता। अब आपको कंसिडरेशन भी समझ आ गया होगा एंड सेक्शन 7 का फर्स्ट पॉइंट भी समझ आ गया होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बी पार्ट। इसने बोला है कि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कराते हैं सर्विस, ये याद रखना है सर्विस, अगर हम इंपोर्ट कराते हैं तो भले ही वो बिजनेस के लिए यूज़ हो सर्विस या फिर पर्सनल, वो सर्विस पे उसको सप्लाई माना जाएगा। यानी कि अगर हम मान लो यूएस से सर्विस मंगाते हैं, कोई मान के चलिए इंटीरियर डिज़ाइनर की, ठीक है। अब अगर हमने इंटीरियर डिज़ाइनर की सर्विस यूएस से इंडिया में मंगाई तो उसको सप्लाई माना जाएगा। अब वो इंटीरियर डिज़ाइनर मेरे पर्सनल घर का हो या मेरे बिजनेस के ऑफिस का हो, उससे मैटर नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की, 1 ए की सब वो है ये एक्सेप्शन, क्योंकि उसमें तो बोला गया था केवल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए गुड्स या सर्विसेज। इसमें बोला है कि अगर फॉरेन से सर्विसेज आ रही हैं
तो वो कुछ भी हो, चाहे बिज़नेस की चाहे पर्सनल, वो सप्लाई मानी जाएगी। अब मैं बताता हूँ, इसमें बुक में नहीं लिखा है इम्पोर्ट अगर हम गुड्स कराते हैं, ये तो सर्विस की बात हो गई। अगर हम गुड्स इम्पोर्ट कराते हैं तो उसको कंसिडर करा जाएगा उसमें, क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी में, ठीक है? सर्विस अगर हम कराते हैं तो जीएसटी के अंडर आएगा, और अगर गुड्स हम इम्पोर्ट कराते हैं तो कस्टम ड्यूटी में आएगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, या फिर आप हमको बता सकते हैं इंस्टा पे डीएम करके, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, सेक्शन 7 का फर्स्ट का थर्ड पॉइंट, इसने बोला है कि अगर जो शेड्यूल 1 है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, शेड्यूल 1 के अंडर कोई भी एक्टिविटी आती है विदाउट कंसिडरेशन, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें भी कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि हमने पहले क्या बोला था कि कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 के ए पार्ट में हमने बोला था कि कंसिडरेशन इज़ कंपल्सरी, बट इस वाले सी पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अगर शेड्यूल 1 का कोई एक्टिविटी है, शेड्यूल 1 में वही सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएँगी, क्योंकि शेड्यूल 1 में लिखा है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पार्ट में शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। नोटिफ़िकेशन के लिए आप बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं, एंड हमारा सेकंड पार्ट में हम शेड्यूल 1 एंड आगे के सबसेक्शंस हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके?